हेलो गाइस, वेलकम टू कैरियर स्नाइपर। आज हम हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे जो आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, यहाँ तक आप यूपीएससी लेवल तक यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से हम इस लेक्चर को कवर करेंगे। तो मैं बात करूंगा आपसे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हिस्ट्री से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, वो सारी हम बात करेंगे। बस आप जुड़े रहें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हिस्ट्री जो होती है वो तीन भागों में बटी होती है। एक होती है एंशिएंट हिस्ट्री, एक होती है मेडिवल हिस्ट्री और एक होती है मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री मतलब बहुत पुराने समय की बात की जाएगी यहाँ पर, जिसके बारे में आपके पास कहीं कहीं प्रूफ नजर आएंगे आपको और कहीं कहीं प्रूफ नजर नहीं आएंगे। तो ये होगा एंशिएंट हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे जहां पर बदलाव होना शुरू होंगे बहुत तेजी से। और अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो इसमें हमारे देश से रिलेटेड, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के पीछे क्या क्या रीजन रहे हैं उस पर भी बात की जाएगी। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री टाइम पीरियड कहीं कहीं लिखा होता है 20 लाख बीसी, कहीं कहीं लिखा रहेगा आपका 25 लाख बीसी, कहीं कहीं लिखा रहेगा 26 लाख बीसी। तो आपको उस चीज में कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कंटेंट, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी एक किताब है दिल्ली की, वो कहती है 25 लाख बीसी। कुछ और मैं किताब देखा हूं जहां पर 20 लाख बीसी कह रहा है, तो इग्नोर करिएगा आप उसे, बस इस पे ध्यान दीजिएगा। तो यहां देखिए एंशिएंट हिस्ट्री बात करें तो मेरे हिसाब से 26 लाख बीसी से लेकर 750 एडी तक ये क्या होता है, एक टाइम पीरियड रखा गया है एंशिएंट हिस्ट्री का। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर ये बीसी एंड एडी क्या होता है? क्योंकि जब तक आप इन दोनों को नहीं समझोगे तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाओगे। तो आपको ये पहले मैं बीसी बताता हूं और एडी बताता हूं। तो यहां पर मैं एक लाइन खींच रहा हूं और बीच में मैं यहां 0 लिख देता हूं। ये है लेफ्ट आप समझना और इसे आप राइट समझना। अगर मैं नंबर को आगे की तरफ बढ़ाऊं, अगर आपने मैथ किया होगा तो आप समझ रहे होगे, अगर आप नंबर आगे बढ़ाते हो तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबर बढ़ता है, मतलब प्लस होते जाता है। लेकिन अगर मैं बैक की तरफ जाऊं, अगर मैं लेफ्ट की तरफ जाऊं तो क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5। तो इस तरीके से नंबर पीछे की तरफ जाना शुरू होगा। तो यहां पर भी यही हो रहा है। ये जो 26 बीसी देख रहे हैं आप, 26 लाख बीसी, ये पीछे की तरफ जा रहा है। और यहां देखिए समय आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो यहां मेन डिफरेंस है। लेकिन ये बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब है ईसा मसीह का जन्म अगर यहां पर हुआ, इस जगह में मिडिल पाथ में देख लीजिएगा, तो यहां पर अगर ईसा मसीह का जन्म हो रहा है तो इनके जन्म के पहले, इनके बर्थ के पहले जो भी टाइम रहा होगा उसे हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का टाइम। और ईसा मसीह का जन्म जिस दिन हुआ तो उसे हम क्या कहते हैं, एडी कहते हैं। देखिए बहुत जन गलत कहते हैं कि आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ कैसे हो सकता है, वो तो जन्म ले रहे हैं यहां पर। तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, इसे नोट डाउन करिएगा, एनो डोमिनी। और बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। कहीं कहीं एडी को आप देखोगे सीई भी लिखा रहता है, कहीं कहीं एडी को सीई भी लिखा रहता है, मींस कॉमन एरा। और बीसी को कहीं कहीं आप देखोगे बीसीई भी लिखा रहता है, ओके, बिफोर कॉमन एरा। तो सीई एंड बीसी, बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा। तो ये तो क्लियर हो गया कि बीसी का और एडी का क्या मतलब होता है। अगर हम लेफ्ट की तरफ जाएं तो वो क्या होगा, वो बीसी होगा। अगर हम राइट की तरफ जाएं वो एडी होगा। लेकिन ईसा मसीह के जन्म के राइट एंड लेफ्ट से आपको देखना पड़ेगा, उनके जन्म के पहले का टाइम क्या होगा, बीसी। उनके जन्म से, ओके, तो वो एडी कहलाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड आ जाता है मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री का टाइम जो माना जाता है वो 750 एडी से लेकर आपका 757 एडी तक माना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की, जो आप देखोगे इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। इसमें हम प्लासी वॉर देखेंगे, बक्सर वॉर देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखेंगे। उसके बाद 1858 का जो ब्रिटेन कंट्रोल हो जाता है आफ्टर 1857, जो सिपाही मिचनी आती है उसके बाद।
धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर एजुकेशन को लेकर देखेंगे क्या क्या हुए, राजा राम मोहन राय हुआ, सरस्वती दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे, महात्मा गांधी इंटर करेंगे और धीरे धीरे हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में हम कवर करेंगे। लेकिन आज जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो है स्टोन एज को लेकर। स्टोन एज में हम बात करेंगे जिसमें क्या क्या डिवाइड किया गया था, किस तरीके से इसमें बात हुई थी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं स्टोन एज को लेकर। ओके, अब हम बात करते हैं आपसे प्री हिस्टोरिक पीरियड के ऊपर। प्री हिस्टोरिक क्या होता है? वो इतिहास जो इतिहास के दायरे से थोड़ा बैक चला जाता है। इसका मतलब हम जो एक्चुअल इतिहास पढ़ते हैं आज, वो उसके लेवल से कुछ बाहर की सोच थी। हिस्ट्री में क्या होता है, आपके पास प्रूफ होते हैं कुछ, लेकिन प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब जब इतिहास शुरू हो रहा था उसके पहले की भी कहानी। जो मैंने अभी आपसे बात की 26 लाख BC, जब मानव का ही जन्म नहीं हुआ था, मानव की ही उत्पत्ति नहीं हुई थी, उसके पहले का इतिहास कहा जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो उस समय क्या था, जो आदि मानव हुआ करते थे, तो वो जिसे हम एप भी कहते हैं अभी के टाइम पे, वो गुफाओं में रहते थे। और ऐसा माना जाता है कि बर्फ की आंधियां चला करती थी, स्टॉर्म चला करते थे, कई तरीके से दिक्कत होती थी उन्हें, क्योंकि उनके पास किसी भी तरह की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी। वो जिस गुफा में रहते थे वहाँ अंधेरा था, क्योंकि उन्हें यह भी नहीं पता था कि आग क्या होती है। वो तो धीरे धीरे हम समझेंगे कि आग उन्होंने कब इसका आविष्कार किया, कब उन्होंने इसे समझ लिया कि आग कैसे बनाई जाए। इसके पहले उन्हें कोई नॉलेज नहीं था। आप जरा इमेजिन करिएगा जो मैं कह रहा हूँ। अगर मैं आपको एक बंद रूम में बैठा दूँ जहाँ पर ना तो फैन हो ना ही लाइट हो, और खाने के लिए भी आपको इंतज़ार करना पड़े कि कब बाहर का मौसम सही होगा, क्योंकि सोचिए उस समय बर्फ़ की आंधियाँ चल रही है, तो आप बाहर भी नहीं निकल पा रहे हो, तो उस समय आपकी क्या कंडीशन होगी? एक तो आप डरे हुए रहेंगे, ऊपर से अंधकार, लाइट ना होना, पानी की भी आपकी फैसिलिटी नहीं है अगर आपके पास, तो हर तरीके से आप क्या होंगे, प्रॉब्लम में उलझे हुए रहेंगे। और उसी बीच में अगर आपको कुछ धीरे धीरे नॉलेज मिले तो आपको कैसा लगेगा? तो वही दौर था प्री हिस्टोरिक पीरियड में, जब आदि मानव का टाइम चल रहा था। आदि मानव जिस समय थे उस समय माना जाता है कि पूरे विश्व में बर्फ फैले हुई थी, माने हर जगह बर्फ के पहाड़ हुआ करते थे। समय बीतता गया, बीच में एक टाइम आया जिसे हम होलोसीन पीरियड कहते हैं। होलोसीन पीरियड में क्या हुआ, और ये टाइम पीरियड था 10,000 BC के आसपास का। 10,000 BC के आसपास का जो टाइम था, मौसम में बदलाव शुरू हुए। मौसम में बदलाव का मतलब मौसम गर्म होना शुरू हुआ। जैसे जैसे मौसम गर्म होना शुरू हुआ, जो बर्फ थी पिघलना शुरू की। अब उस समय ये जब जब मौसम सही होता था, ये घर से बाहर माने गुफा से बाहर निकलते थे और हंटिंग करते थे। इनका मेन कॉन्सेप्ट यही था, हंटिंग एंड गैदरिंग फूड, जो शुरुआत से ही चले हुए आ रहा था। जब मौसम में बदलाव होना शुरू हुआ, तब इन्होंने धीरे धीरे जो फूड ग्रेन्स होते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना शुरू हुए, नए नए हथियार बनाना शुरू किए। इसके पहले इनकी क्या सोच थी कि जो हथियार होते थे इनके, वो पत्थर के टुकड़े हुआ करते थे, जो नदी द्वारा लाए गए होते थे, जो रिवर फ्लो करके जो लाता था वही स्टोन इन लोग यूज़ करते थे। समझ बढ़ती गई, इन लोगों ने उसी स्टोन को शार्प करना शुरू किया धीरे धीरे। उससे क्या करते थे, उन लोग शिकार करते थे। इसमें बहुत सारे नाम होंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे स्टोन के, जो इन लोग टूल्स यूज़ करते थे उसके नाम हम लोग देखेंगे। धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना शुरू किया। ऐसा माना जाता है कि कहीं पर इन लोगों ने कुछ खाया, ओके, और वो खाने के बाद जब उन्होंने फेंका, मतलब कोई पेड़ था पहले से, तो उसी से जो बीज उन लोग खा रहे थे, कुछ भी ऐसा हो सकता है, फैक्ट तो कुछ वैसा है नहीं, तो कुछ खा रहे तो उन लोगों ने फेंक दिया और वो मिट्टी में दब गया। वहां से एक पौधा निकला। उसके बाद इन्हें समझ में आया कि अगर ऐसा बार बार करेंगे तो ये बार बार क्या होगा, ग्रो करना शुरू करेगा। तो इन लोगों के दिमाग में आया कि प्लांट करना ज़रूरी है, माने प्लांट करेंगे तो ग्रो होना शुरू होगा। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन लोग इन्वॉल्व होना शुरू हो गए।
ऐसा माना जाता है कि इन्होंने सबसे पहले डॉग का यूज किया था, कुत्ते का यूज किया था पालतू बनाने के लिए, डोमेस्टिक करने के लिए। तो डोमेस्टिक सबसे पहले किसे किया गया था? डॉग को। सारी बातें डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर, लेकिन अभी मुद्दे पे आते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम लोग कैसे समझते हैं। कहा जा रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन इंडिया goes back to prehistoric time when no written records were available for prehistoric India। देखिए अभी मैंने आपको कहा कि कोई रिटेन डॉक्यूमेंट्स नहीं था, इनके पास क्या था? वही स्टोन, वही जो डायग्राम बना लेते थे गुफा में बैठे हुए। अब इनके दिमाग में क्या आएगा? कोई अब ताजमहल का तो डिजाइन नहीं बनेगा, इन लोग के आस पड़ोस में जो एक्टिविटीज हुआ करती थी उसे ही वो क्या करते थे? गुफाओं में बना देते थे। जैसे अगर इन लोग हंटिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां बता रहा हूं, अगर इन लोग हंटिंग कर रहे हैं तो इन लोग क्या करेंगे? ऐसे हाथ में एक ये रहेगा और सामने में किसी तरह का जानवर बन जाएगा जिसे ये मार रहे हैं। तो इस तरह की जो इमेज होगी वो बनाना शुरू किया इन लोग। तो गुफाओं में आज भी नजर आएंगे, भीमबेटका देखिए आप, या कोई भी गुफा चल जाइए बड़े बड़े जहां फेमस है वो। तो कोई रिटेन डॉक्यूमेंट्स नहीं था, बस आपको ये दिमाग में रखना है। दूसरा अगर बात करें आर्कियोलॉजिकल, अ नंबर ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्टोरी ऑफ दिस पीरियड। देखिए कोई रिटेन डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के वजह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया था, जब 1861 में जो बनकर तैयार हुआ था, इसने क्या किया था? एक सर्वे किया था, बहुत जगह जाके खुदाई स्टार्ट हुई। तो खुदाई में क्या मिला कि बहुत जगह आपको पत्थर के कुछ टुकड़े मिल रहे हैं, कहीं घड़े मिल रहे हैं, लेकिन घड़ा आपका जो एक्चुअली था वो बहुत बाद का था, हड़प्पा सिविलाइजेशन का था। तो इस तरह के कुछ सामान मिलना शुरू हुए, जिसके टेस्टिंग के बाद पता चला कि यहां पर जो था सिर्फ और सिर्फ स्टोन को लेकर काम किया गया था, सिर्फ और सिर्फ स्टोन को लेकर काम किया गया था। तो इस पे हमारी बात थी। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड थे, जैसे द स्टोन टूल, पॉटरी, जैसे मैंने अभी आपको बताया जो घड़ा होता है पानी का वो, आर्टिफैक्ट्स है, मेटल इंप्लीमेंट्स है। तो इस तरह के बहुत सारे आप देखेंगे स्टोन के टूल्स भी मिलना शुरू हुए, और खासकर इनका मेन जो प्रोसेस हुआ करता था वो स्टोन को लेकर ही था, क्योंकि इन्हें कोई और नॉलेज नहीं थी। Used by the prehistoric people, the development of archaeological helps much to understand the life and the culture of people who live in this period। तो इसी हिसाब से उन्हें आइडिया मिल गया आर्कियोलॉजी को कि किस तरीके से इन लोग अपने लाइफ को बिताते थे, किस तरीके से रहते थे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रमाण हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि आगे जाते जाते इन लोगों ने कैसे लाइफ को धीरे धीरे ग्रो करना शुरू किया, और कहां पर जाके इन लोगों ने अपने आप को एज अ स्टेबल बनाना, इन लोगों ने अपने पोस्ट को बनाना शुरू कर दिया। लेकिन यहां पर मेन बात ये होती है कि ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां इंपॉर्टेंट हो रहा है या कितना इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला, कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से इन लोग पूरे के पूरे इन्वॉल्व हो गए थे हंटिंग एंड गैदरिंग में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इन लोगों ने डॉग को सबसे पहले पालतू डोमेस्टिक बनाया। एंड लास्ट वन जो है, इन लोगों ने जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुरू की तो वो 10,000 BC के आसपास शुरू की थी। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ हम एक इंपॉर्टेंट जो इसको पार्ट डिवाइड किया गया था प्री हिस्टोरिक पीरियड को, उस पर हम बात करेंगे, जो अब देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड के ऊपर। अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि किस तरीके से आदि मानव रहते थे, तो अब हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड को किस तरीके से डिवाइड किया होगा। क्योंकि इतना लंबा टाइम पीरियड आप समझ सकते हैं एक जगह ला के रखना पॉसिबल नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि बदलाव धीरे धीरे हुए थे, एक साथ में तो बदलाव नहीं हुआ होगा। यहाँ पर धीरे धीरे बदलाव हुए और हर जगह कुछ ना कुछ आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। कहीं पर आपको स्टोन बेहतर क्वालिटी का नजर आएगा, कहीं पर आपको हंटिंग एंड गैदरिंग प्रोसेस नजर आएगा, कहीं कहीं आपको गुफा बनाते हुए उन लोग नजर आएंगे, कहीं पर पेंटिंग करते हुए नजर आएंगे। इसीलिए इसे 4 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है, 4 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें पहला जो है वो है पेलियोलिथिक एज, जिसे स्टोन एज कहा जाता है, मतलब ओल्ड स्टोन एज, जो सबसे पुराना स्टोन एज हुआ करता था जब आदि मानव कुछ भी नहीं जानते थे। नेक्स्ट है मेसोलिथिक एज, जिसको मिडिल स्टोन एज कहा जाता है। मिडिल स्टोन एज का मतलब है
अब धीरे धीरे आदि मानव जो थे वो इम्प्रूव करना शुरू किए अपने औजारों में, नए नए तरह के औजार समझना शुरू किए। उसके बाद हम बात करते हैं चालकोलिथिक एज, जिसमें मेटल एज कहा जाता है जिसे। यहाँ पर इन्हें ज्ञान होने लग गया, समझ होने लग गई मेटल के बारे में। और आखिरी में हम बात करेंगे नियोलिथिक एज, जिसमें न्यू स्टोन एज के बारे में हम बात करेंगे। माने आप कह सकते हैं बेहतर क्वालिटी के हथियार, जैसे दूर से फेंक कर मारने वाले भाले का यूज किया गया, या फिर आप कह सकते हैं तीरों का यूज किया गया। इस तरह के बहुत सारे बेहतर क्वालिटी के हथियार, जैसे मछली पकड़ना इन लोगों का माने पेशा बन गया था। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पे तो बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे इन लोग। अब आगे जाते जाते इन लोग क्या करते हैं, छोटे हथियारों बना बना के छोटे छोटे जानवरों का यूज करते हैं। मतलब इनमें अब धीरे धीरे सभ्यता का विकास होना शुरू हुआ। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर चर्चा करेंगे हम। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम बात कर लेते हैं जो आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए कि कहा गया है कि पैलियोलिथिक मेन वेयर हंटर्स एंड फूड गैदर्स। मतलब जो पैलियोलिथिक एज के जो मानव हुआ करते थे वो क्या करते थे, हंटर्स थे, मतलब हंटिंग करते थे, और फूड को गैदर्स करते थे, मतलब भोजन को इकट्ठा करने का काम करते थे। मतलब इनका सिर्फ एक ही टूल्स हुआ करता था, वो है पत्थर के औजार, और उसी से क्या करते थे, जानवरों को मारते थे। और मारकर जहाँ पर ये रहते थे, चाहे वो गुफा में रहे चाहे जंगल में रहे, जंगल तो हुआ नहीं करते थे, तो कहीं पर भी वो रहें उस जगह में उसको लेकर जाते थे मांस को, और वहाँ जाकर इन लोग खाते थे। और ये कच्चा मांस खाया करते थे क्योंकि इन्हें नॉलेज नहीं था आग का। देखिए, एज दे हैड नो नॉलेज, क्या क्या चीज़ का नॉलेज नहीं था। एग्रीकल्चर का नॉलेज नहीं था इनके पास फायर का नॉलेज नहीं था, मतलब आग का आविष्कार ही नहीं हुआ था। और ना ही इनको पोट्री का नॉलेज था कि जो खाने के सामान है वो रखे तो कहाँ रखे। तो इनके पास एक ही रास्ता था कि जो खाने का सामान ला रहे हैं उसे जल्द से जल्द खत्म कर दे, नहीं तो वो खराब हो जाता था। ओके, और एक मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो यहाँ नहीं लिखी गई है। इन लोग क्या करते थे, अगर इनके जो लोग हुआ करते थे अगर मर जाते थे तो उन लोग क्या करते थे, तो उन लोग क्या करते थे, कहीं दूर जाकर फेंकते थे। इसका रीजन ये था कि अगर उन लोग आस पड़ोस में अपने जो सहायक माने उनके जो पार्टनर्स हैं या कोई भी है, अगर वो डेट कर जाए, अगर आस पड़ोस में फेंकेंगे तो जंगली जो जानवर होते थे वो सूंघ कर इन तक पहुंच सकते थे, इसीलिए इन लोग दूर में जाकर फेंकते थे। क्लियर। अब आगे देखिए, द मेसोलिथिक पीपल्स ऑल्सो लिव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग। लेकिन मेसोलिथिक के जो लोग थे वो हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग तक ही रहे। लेकिन आप गौर करना, यहाँ पर फूड गैदरिंग एंड हंटिंग तो है, लेकिन यहाँ पर एक फिशिंग भी आ गया। इसका मतलब है फिशिंग आप बड़े हथियारों से नहीं कर सकते। फिशिंग के लिए आपको छोटे हथियार की दरकार पड़ेगी, क्योंकि ये जो काम होता है ये नदी का काम होता है। तो इन्होंने यहाँ तक मेसोलिथिक एज पर तक जाते जाते इन्होंने छोटे हथियारों का भी आविष्कार करना शुरू कर दिया था। एट अ लेटर स्टोन दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल। और यहाँ पर माना जाता है कि इन लोगों ने मेसोलिथिक एज आते आते इन लोगों ने छोटे जानवरों के शिकार के साथ साथ एनिमल को डोमेस्टिकेट करना भी शुरू कर दिया, मतलब पालतू बनाना शुरू कर दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि डॉग इनका पहला पालतू था। ऐसा कहा जाता है कि डॉग को इन्होंने सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया था, पहला पालतू जानवर बनाया था। द पीपल ऑफ दिस एज यूज टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ पॉलिश स्टोन। अब यहां तक लोग क्या थे, अब धीरे धीरे इन लोग जो पॉलिश क्या करते थे, स्टोन को पॉलिश किया करते थे, मतलब धार करते थे उसमें, ताकि नुकीला हो जाए और वो जानवरों का आसानी से शिकार कर सके। दे पर्टिकुलरली यूज स्टोन एक्सेस। और इन लोग किस तरह के हथियारों का यूज करते थे, मैं एक डायग्राम के थ्रू से आपको बताने की कोशिश करूंगा। कुछ इस तरह के हथियारों का यूज करते थे जो यहां से नुकीला होता था। कुछ कुछ हथियार आपको देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरह के हथियार होंगे जो यहां से इस तरह से यहां से पूरा नुकीला हुआ करते थे। और भी बहुत सारे हथियार होंगे, जैसे आप यहां पर देखेंगे इस तरह के हथियार होंगे जो इस तरह से कटे हुए होंगे, इनको पकड़ने के काम आते थे। हम हर पॉइंट पर धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बाद हम और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उस पर बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जिसपे आप देख रहे होंगे
कि कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल। देखिए कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल, ये 2 पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। कॉपर पहला मेटल था यूज्ड बाय मैन, तो आदमियों के द्वारा उस समय जो रहे होंगे उनके द्वारा सबसे पहला जो मेटल यूज किया गया वो था कॉपर। एंड द कल्चर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ स्टोन एंड कॉपर टूल्स इज कॉल्ड चालकोलिथिक कल्चर। कॉपर बेस्ड जो टाइम चला वहां पर, ये जो आप टाइम पीरियड देख रहे हैं जब कॉपर का उन्हें नॉलेज मिला, तो ये सबसे पहले इन लोगों ने यूज किया उस मेटल का, इसीलिए इसे चालकोलिथिक एज कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि चालकोलिथिक एज क्यों कहा जाता है, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए क्योंकि सबसे पहले कॉपर का जो मेटल था कॉपर, उसका यूज किया गया था मैन के द्वारा, जिसकी वजह से इसे चालकोलिथिक कल्चर कहा जाता है। उसके बाद मेहरगढ़ इज द फेमस न्यू स्टोन एज, मतलब एक नया स्टोन एज जो बनकर तैयार हुआ। पुराने समय में क्या था, उन लोग बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया करते थे शिकार करने के लिए, लेकिन यहाँ क्या है, मेहरगढ़ जो अभी आप माइनिंग जब हुई थी तो उसमें क्या हुआ था कि पता चला कि मेहरगढ़ फेमस साइड हुआ था न्यू स्टोन एज का, प्लेस फ्रॉम वेयर एविडेंस ऑफ व्हीट एंड बार्ले हैव बीन फाउंड। अब इस समय क्या हुआ था कि न्यू स्टोन एज के समय में व्हीट और बार्ले एक नए जो प्रमाण मिले थे, नए प्रूफ मिले थे जब वहां पर माइनिंग की जा रही थी, तो ये माना गया कि ये न्यू स्टोन एज का टाइम रहा होगा। उसके बाद देखिए ब्रियल्स ऑफ डॉग्स, मतलब जो डॉग को दफना दिया जाता है जब, तो या फिर आप कह सकते हैं पुराने समय में क्या होता था कि मालिक अगर मर जाए, तो बहुत जगह ये प्रूफ मिले भी हैं कि मालिक अगर मर जाता है तो उसके पास में डॉग को या बकरी को, जो उसका सबसे प्रिय होता था, जो सबसे बहुत क्लोज होता था, उसको भी दफना दिया जाता था, वो जिंदा दफना दिया जाता था। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वॉल्स हुए, वाइल्ड गोट्स हुए, तो ये क्या है, ऑल्सो हैव ऑल्सो बीन फाउंड। और यहाँ पर क्या है, ये भी मिले हैं वहां पर प्रूफ, कहीं किसी की हड्डियां मिली है, कहीं कुछ और प्रूफ मिला है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर हम लोग क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करिएगा। थैंक यू।